गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल एक व्यूवर्स के सवाल पर आधारित है कि नाबालिग की ज़मीन बिक्री करने पर मुकदमा होगा या ज़मीन खरीदने वाले पर। नाबालिग की ज़मीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या ज़मीन खरीदने वाले पर, एक इनका ये प्रश्न है। एक और व्यूवर्स है हमारे जिन्होंने सवाल किया था कि नाबालिग के वयस्क होने के 3 वर्ष के भीतर संपत्ति पर दावा कर सकता है, इसको आप स्पष्ट करें। तो आज इन दो टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इससे जुड़े हुए कानून हैं, जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 की उपधारा 2 की उपधारा 1 और 8 की उपधारा 3, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 31 है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 6, 7 और अनुच्छेद 60 और 65 पर भी हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले जो हमारे एक व्यूवर्स का सवाल है कि नाबालिग की ये एक मैंने सर वीडियो अपलोड किया था कि नाबालिग की संपत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का जो ताज़ा फैसला है, उसी के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, के एस शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के नीलम्मा 2025। उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके सवाल पूछा है कि नाबालिग वयस्क होने के 3 वर्ष के भीतर संपत्ति पर दावा कर सकता है, इसको क्लियरिफाई करें। तो सर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ही के सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। मैं आपका ये जवाब दे रहा हूँ, लिमिटेशन एक्ट 1963 आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, इसकी बुक भी है मेरे पास में, बड़ी डिटेल बुक भी है और इसका बैरेक्ट भी है। इसका जो इसमें जो सेक्शन 6 और 7 दी गई है, तो सेक्शन 6 और 7 में ये बताया गया है कि माइनर एंड लीगल डिसेबिलिटी, मतलब व्यक्ति जब तक अवयस्क रहता है या लीगल रूप से डिसेबल रहता है, जैसे विकलांगता, मानसिक रूप से पागल, जड़ है, तो जब तक वो दूर नहीं हो जाती तब तक उसको लिमिटेशन प्रारंभ होना नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति नाबालिग है और जैसे ही वो बालिग होता है तभी से उसकी लिमिटेशन चालू होती है। ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के निष्पादन से ये चालू नहीं होगी, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 में है, इसमें जो नाबालिग की डेफिनेशन बताई गई है वो 18 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूर्ण कर लेता है उसको बालिग व्यक्ति कहा जाता है। 18 वर्ष के नीचे का व्यक्ति नाबालिग कहा जाता है, 18 वर्ष का व्यक्ति बालिग कहा जाता है। इसी प्रकार से यदि न्यायालय द्वारा गार्जियन नियुक्त किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी जो है कि बालिग होने की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ये इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 में बताया गया। तो ये तो आपके सामने स्पष्ट हो गया। अब रहा सवाल कि यदि उसकी नाबालिग अवस्था में कोई संपत्ति न्यायालय की अनुमति लिए बगैर बेच दी गई है, तो उस रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को जो निरस्त कराने के लिए, अमान्य घोषित कराने के लिए दावा जो करेगा उसकी लिमिटेशन क्या होगी। आपका सवाल इसी बात पर है, तो मैं आपके लिए सबसे पहले अनुच्छेद 60 पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 का अनुच्छेद 60, 6 और 7 में तो ये बता दिया गया है कि ये जो समय सीमा है, ये लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा और 6, 7 में कि ये जो समय सीमा स्थगित रहती है जब तक वो बालिग नहीं हो जाता या वो लीगल डिसेबिलिटी दूर नहीं हो जाती, तब तक वो रुकी रुकी रहती है। कहने का मतलब ये हुआ कि 18 वर्ष से नीचे है तब उस पर कोई लिमिटेशन लागू नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा तब लिमिटेशन उसकी लागू होगी। और इसमें जो नाबालिग के जो अनुच्छेद 60 में बताया गया, ये बेसिक लॉ है सर, मैं जो आपको बता रहा हूँ, इस बेसिक लॉ पर ही सारा जो अदालत में दावा पेश किया जाता है और लिमिटेशन जो जज साहब के द्वारा जो काउंट की जाती है वो भी लिमिटेशन एक्ट के दिए गए प्रावधानों के तहत ही जो है कि उसको लागू किया जाता है। उसमें लिमिटेशन किस प्रकार से फॉलो की जाएगी, मैं आगे बढ़ने से पहले अभी आपको और भी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा कुछ प्रकरणों की, मगर मैं आपको पहले बेसिक लॉ बता देता हूं जिससे आपका डाउट और कंफ्यूजन पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। इसमें जो बताया गया है कि जो नाबालिग के संरक्षक के द्वारा किए गए संपत्ति के अंतरण को अपास्त करने के लिए, मतलब कोई व्यक्ति नाबालिग है और उसकी नाबालिग अवस्था में संपत्ति को बेच दिया गया है या अंतरण कर दिया गया है किसी भी प्रकार से, तब ऐसी स्थिति में इसमें जो अनुच्छेद 60 है, ये लिमिटेशन एक्ट 1963 का अनुच्छेद 60 है, आप ध्यान रखिएगा सर है। तब इसमें दो स्थितियां बनेगी।
एक तो वो नाबालिग स्वयं भी दावा पेश कर सकता है और दूसरा उस नाबालिग का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी दावा पेश कर सकता है। नंबर एक स्थिति में जो बताया गया है इसमें कि जो नाबालिग के द्वारा जब वो बालिग हो जाता है तो 3 वर्ष के अंदर उसको दावा पेश करना होगा, बालिग होने की तारीख से 3 वर्ष के अंदर। ये चीज सर आपके सामने क्लियर हो गई। दूसरी स्थिति यह है कि यदि नाबालिग के विधिक प्रतिनिधि जिसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं उसके द्वारा दावा किस कंडीशन में पेश किया जाएगा? दो कंडीशन है सर उसमें। नंबर एक कंडीशन है इसमें कि जब नाबालिग वयस्क होने के 3 वर्ष के भीतर मर जाता है, मतलब नाबालिग व्यक्ति बालिग हो गया और बालिग होने के बाद 3 वर्ष के भीतर वो मर जाता है तो उसका उसकी उसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके द्वारा दावा 3 वर्ष के भीतर पेश किया जा सकता है। इसमें लिमिटेशन बताया। दूसरी स्थिति है जब नाबालिग बालिग होने के पहले ही मर जाता है, तब भी 3 वर्ष की लिमिटेशन इसमें बताई गई है कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा 3 वर्ष के भीतर दावा पेश किया जा सकता है जब प्रतिपल्य मर जाए। इसमें यह स्पष्ट बताया, एक बार और क्लियर कर दूं सर आपको कि प्रतिपाल्य मतलब नाबालिग के विधिक प्रतिनिधि द्वारा दावा पेश जो किया जाएगा, नंबर एक है जब नाबालिग बालिग होने से 3 वर्ष के भीतर मर जाता है। 3 वर्ष जब नाबालिग जब प्रतिपाल्य प्राप्त वय हो जाए, मतलब जो नाबालिग है वो बालिग हो जाए। जब नाबालिग बालिग हो जाए तो 3 वर्ष के भीतर उसका दावा पेश किया जा सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा। इसी प्रकार से जब प्रतिपाल्य प्राप्त वय होने के पूर्व मर जाता है, जब मतलब नाबालिग बालिग होने के पहले ही मर जाता है, तब 3 वर्ष लिमिटेशन दी गई है जब नाबालिग मर जाए। जैसे नाबालिग मर जाता है बालिग होने से पहले, जबकि प्रतिपाल्य प्राप्त होने के पूर्व मर जाता है, तो 3 वर्ष जब प्रतिपाल्य मर जाए, ये इसमें लिमिटेशन बताई गई है। ये अनुच्छेद 60 में दी गई है सर, और इसमें स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। टोटल मिला के 3 वर्ष की लिमिटेशन इसमें बताई गई है। जो बालिग होने के अंदर 3 वर्ष के भीतर वो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को शून्य करने का दावा या जो भी अंतरण किया गया उसका दावा पेश कर सकते हैं, और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी 3 वर्ष के अंदर दावा पेश कर सकते हैं यदि वो बालिग होने से पहले मर जाता है या बालिग होने के 3 वर्ष के बालिग होने के 3 वर्ष के भीतर मर जाता है या बालिग होने के पहले ही मर जाता है। तो 3-3 वर्ष इसमें टोटल मिला के लिमिटेशन दी गई है। और इसमें सर जो प्रकरण था, ये जो के एस शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के नीलम्मा 2025 का है, ये बड़ा महत्वपूर्ण एक फैसला है और इस पे मैंने स्पेशल वीडियो सर बना दिया है और उसमें पूरी डिटेल से मैंने जानकारी भी दी है, लेकिन शॉर्ट में मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें जो नाबालिग के जो पिता हैं उनके द्वारा प्लाट नंबर 56 और 57 क्रय किए गए थे। रजिस्ट्री नाबालिगों के नाम कराई गई थी। 3 नाबालिग थे, उसमें से एक नाबालिग की मृत्यु हो गई थी, 2 नाबालिग जीवित रहे थे। अब पिता ने जो रजिस्ट्री करवाई तो उसमें न्यायालय की अनुमति लिए बगैर, आप ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्लाट 56 और 57 को न्यायालय से अनुमति लिए बगैर ही विक्रय कर दिया गया, और जिनको विक्रय किया गया था उन्होंने भी उसको उठाकर तीसरी पार्टी को विक्रय कर दिया गया। तो ये जो विक्रय हुआ, पिता ने नाबालिग के नाम से संपत्ति खरीदी और नाबालिग की खरीदी हुई संपत्ति को न्यायालय की अनुमति के बगैर बेच दिया, और जिन्होंने खरीदा था उन्होंने उठाकर तीसरी पार्टी को बेच दिया। इधर ये दोनों नाबालिग जब बालिग हुए तो इन्होंने इनकी मां के साथ मिलकर उस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, शिवप्पा को, के एस शिवप्पा को बेच दिया। अब मामला ये उठा कि कौन सी रजिस्ट्री वैध होगी। नाबालिग के पिता ने जो संपत्ति बेची थी उनको और उनके द्वारा जो बेची गई थी तीसरी पार्टी को, वो उसके वैध मालिक होंगे, या नाबालिग के द्वारा जिनको संपत्ति बेची गई थी वो उसके वैध मालिक होंगे। तो इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये फैसला दिया गया, उसमें जो अंतिम निष्कर्ष ये निकाला गया कि ये जो नाबालिगों के द्वारा जो संपत्ति विक्रय की गई है वो वैलिड मानी गई, और जो उनके पिता के द्वारा न्यायालय की अनुमति लिए बगैर जो संपत्ति बेच दी गई थी उसको विधि अनुसार मान्य नहीं किया गया। तो इसमें जो कहने का मतलब ये निकल कर आया कि जरूरी नहीं है कि नाबालिग अदालत में दावा लगाए और दावा लगाने के बाद वहां से फिर वो मुकदमा लड़े और मुकदमा जीते, और जीतने के बाद फिर वो संपत्ति का मालिक बने और उसके बाद वो सेल करे। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि वो अपने कार्य के द्वारा भी, जैसे कि
इस मामले में भी जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है के शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती नीलम्मा 2025 का, इसमें उन्होंने डायरेक्ट कोई अदालत में दावा नहीं लगाया था और संपत्ति को विक्रय कर दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि वो नाबालिग ऐसा भी कर सकता है, ये जरूरी नहीं कि दावा ही लगाए। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला है और इसमें बड़े महत्वपूर्ण न्याय दृष्टांत दिए गए हैं, एक न्यायिक सिद्धांत दिए गए हैं। और ये जो आपका मामला था कि आपने इसी फैसले के बारे में कहा था, तो सर उसका मैंने कानून के लिमिटेशन के आधार पर सर जवाब दे दिया आपको मैंने। जो बेसिक जो ला है कि 3 वर्ष की टोटल लिमिटेशन है और लिमिटेशन चालू कब होगी, जब वो नाबालिग बालिग होता है। बालिग होने से 3 वर्ष के अंदर उसका दावा लगा सकता है। इसमें एक चीज और बता दूं सर, मैं लिमिटेशन एक्ट 1963 का जो अनुच्छेद 65 है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें यदि कोई नाबालिग जैसे बालिग हो गया, 18 वर्ष का हो गया और उसकी संपत्ति पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया, वो अवैध कब्जाधारी हो गया और अवैध कब्जाधारी होने के बाद उस अवैध कब्जाधारी ने चुनौती दे दी कि ये संपत्ति आज से मेरी है, मैं इसका मालिक हूं, तुम कोई इधर कदम भी ना रखना, अगर कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, या जान से मारने की धमकी दी, हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी, या जो भी कहा और ये स्पष्ट घोषणा कर दी कि मैं मालिक हूं। अब यहां से जो अनुच्छेद 65 है लिमिटेशन एक्ट 1963 का, 12 वर्ष की समय अवधि लागू होती है कि ऑनरशिप और पोजेशन के लिए वो नाबालिग बालिग होने के बाद 12 वर्ष के अंदर ऑनरशिप और पोजेशन के लिए जो है कि दावा अदालत में प्रस्तुत कर सकता है। और ये जो है कि ये धारा सिर्फ नाबालिग से रिलेटेड नहीं है, हर व्यक्ति पर लागू होती है कि यदि किसी व्यक्ति के मालिकाना हक की संपत्ति पर कोई व्यक्ति कब्जा कर लेता है, इस नियत से कब्जा करता है कि वो उसका मालिक हो गया है, और ये बात का इजहार वो असल मालिक को कर भी देता है और चुनौतीपूर्ण अंदाज में, इसको एक दुश्मनी के रूप में देखा जाएगा अगर आप समझेंगे तो, कि दुश्मनी उसकी हो गई और दुश्मनी के अंदाज में कहता है उसको चुनौती देकर, उसके जो भी धमकी के अल्फाज कुछ भी हो या कहने का तरीका कुछ भी हो, एक दुश्मनी भरा तरीका, और वो जो है असल मालिक उसको पता भी लग जाता है कि हाँ इसने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया और इस मेरी जमीन का ये खुद को मालिक बता रहा है, और इसने घोषणा भी कर दी है कि अब अगर मैं गया तो ये ठीक नहीं होगा। और वो असल मालिक ऐसे ही 12 साल निकाल देता है, अदालत में दावा नहीं लगाता है, तो वो फिर उसके बाद अगर अदालत में दावा लगाएगा तो लिमिटेशन के तहत वो दावा चलने योग्य नहीं माना जाएगा। ये लिमिटेशन एक्ट 1963 का अनुच्छेद 65 कहता है। और इधर ही जो 60 में अनुच्छेद 60 में बताया गया, वो 3 वर्ष की समावधि बताई गई, उसके बालिग होने की दिनांक से ही वो चालू होती है। अब यदि बालिग होने की दिनांक से 3 वर्ष के अंदर वो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को निरस्त करने का दावा पेश नहीं करता है और 3 वर्ष के बाद आता है, तो उसका दावा विधि अनुसार चलने योग्य नहीं होगा, वो निरस्त किया जा सकता है अदालत के द्वारा। लेकिन यदि वो लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के तहत साथ में आवेदन लेकर आता है और उसमें पर्याप्त कारण दर्शाता है उसके विलंब के, कि किन कारणों से, किन वजहों से वो विलंब हुआ है, और उसके इस विलंब को माफ किया जाकर उसके दावे को स्वीकार किया जाए, तो फिर न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि वो, यदि न्यायालय उसके दावे के लिमिटेशन का जो धारा 5 का आवेदन है उसको स्वीकार कर लेता है और उसका दावा फिर अदालत में जब चलने योग्य हो जाता है, तो फिर उसको फिर लिमिटेशन के मुद्दे पर खारिज नहीं किया जाएगा। ये प्राइमरी रूप से ही है। और आदेश 7 नियम 11 जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का है, उसमें भी प्रावधान दिए गए हैं सर। इसके आदेश 7 नियम 11 के उपनियम डा में बताया गया है कि यदि वादी का वाद अवधि बाह्य है या विधि द्वारा वर्जित है, तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन यदि अदालत लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के आवेदन को स्वीकार करके उसकी उस समय अवधि को माफ कर देता है और उसके बाद दावा स्वीकार कर लेता है, तो फिर ये प्रश्न, ये मुद्दा नहीं रह जाता है। तो ये सर जो इस प्रकार से इसमें जो प्रावधान बताए गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान है। और हमारा जो दूसरे विवर्स का सवाल है सर, कि नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या जमीन खरीदने वाले पर। तो सर इसमें मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मैंने महत्वपूर्ण जानकारियां तो तैयार करके रखी हुई हैं आपके लिए, लेकिन ये जो रद्दीकरण का मामला है, ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 31 के तहत आता है, 31 के तहत, जिसमें लिखतों के रद्दीकरण के बारे में बताया गया है। तो जब ऐसा मामला आता है कि नाबालिग की संपत्ति को बेच दिया गया है, बिक्री कर दिया गया है, तो जिसने खरीदा, वैसे तो उस पे दोनों पर दावा लगेगा, खरीदने वाले पर और बेचने वाले पर। उसमें वादी तो वो बनेगा जो नाबालिग है, जैसी वो बालिग हो जाएगा, और बालिग होने के बाद जब अदालत में दावा पेश करेगा तो प्रतिवादी दोनों को ही बनाया जाएगा। और उसमें अदालत का जो शीर्षक में लिखा जाएगा, वाद वास्ते रजिस्टर्ड विक्रय विलेख को जो है कि निरस्त किए जाने या शून्य किए जाने या अमान्य किए जाने के संबंध में।
और उसमें फिर प्लीडिंग में उसको लिखना पड़ेगा, सारी चीजें उसको दर्शाना पड़ेंगी कि उसकी नाबालिग अवस्था में न्यायालय से अनुमति लिए बगैर ही ये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए उसकी संपत्ति को विक्रय कर दिया गया है और उस संपत्ति का उसको कोई लाभ भी नहीं मिला। वो सारे फैक्ट, वो सारे तथ्य उसको अदालत में साबित करना होंगे और वो उसमें उसको लिखना होगा कि ये संपत्ति जो है कि विक्रेता के द्वारा क्रेता को अंतरित कर दी गई है। तो दावे की तामील की सूचना दोनों को जाएगी। आदेश 5 के तहत नोटिस जो खरीदार है उसको भी भेजा जाएगा और जो बेचने वाला है उसको भी भेजा जाएगा। और शासन को भी इसमें पक्षकार बनाया जाता है। संपत्ति में शासन का हित होता है, जैसे अधिकतर मुकदमों में बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब उनको मुकदमे की सूचना होगी, फिर वो उनका जवाब पेश करेंगे, वादोत्तर लेकर आएंगे, वाद विषय बनाए जाएंगे। जब न्यायालय उसमें वाद विषय बनाएगा तो एक वाद विषय ये भी न्यायालय के द्वारा बनाया जाएगा, क्या नाबालिग की क्या वादी की संपत्ति उसकी नाबालिग अवस्था में न्यायालय की अनुमति के बगैर बेची गई है या न्यायालय की अनुमति से लेकर बेची गई है। दो स्थितियां इसमें बनती हैं सर। कई बार न्यायालय की अनुमति ले ली गई है, उसके बाद बेची गई है और नाबालिग बालिग होने पर उसको चुनौती देता है कि इसमें धोखाधड़ी, फर्जी तरीके से ये अनुमति ले ली गई, या जो है कि उस संपत्ति का जो प्रॉपर्टी बेच के जो पैसा प्राप्त हुआ उसका उसके हित में नहीं लगाया जाकर स्वयं उपयोग कर लिया गया विक्रेता के द्वारा। तो ये दोनों कंडीशनों में दावे की प्लेडिंग अलग अलग आधारों पर होगी। यदि वो न्यायालय की अनुमति के आधार पर बेचा गया है तो आप उसको भी चुनौती देना चाहते हैं, तो आपको अदालत को फिर बताना होगा कि आखिर वो किस प्रकार से गलत तरीके से वो अनुमति प्राप्त कर ली गई थी। ये लाइबिलिटी बर्डन ऑफ प्रूफ आप ही पर होगा। इसी प्रकार से यदि न्यायालय से अनुमति लिए बगैर ही बेची गई है तो ऑन रिकॉर्डेड प्रूफ है वो तो सर, कि न्यायालय की अनुमति के बगैर बेच दिया गया है। तो कानून ही रोकता है इस बात को कि न्यायालय की अनुमति के बगैर नाबालिग की संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का जो सेक्शन 8 है, उसका उपनियम 2 का उपनियम 1 में बताया गया है कि नेचुरल गार्जियन अदालत की अनुमति के बिना संपत्ति को नहीं बेच सकता नाबालिग की, और यदि वो बेचता है तो ऐसा ट्रांजैक्शन वाइडेबल ट्रांजैक्शन कहलाता है। यह इसमें क्लियर बताया गया है सेक्शन 8 में, सेक्शन 8 की उपधारा 2 की उपधारा 1 में, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की। इसी प्रकार से इसी नियम की धारा 8 की उपधारा 3 में बताया है कि नाबालिग बालिग होने पर इसे रद्द कर सकता है। अब वो रद्द कर सकता है तो यहाँ पर क्या होगा सर, कि उसको अदालत में मुकदमा लगाना होगा और खरीदने और बेचने वाले दोनों इसमें दोनों पर ये मुकदमा लगेगा और सिविल कोर्ट में ये मुकदमा लगाया जाएगा। डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड के ऊपर ये मुकदमा लगाया जाएगा और धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में प्रावधान दिए गए, उसी के तहत मुकदमा अदालत में लगाया जाएगा और इसमें लिमिटेशन का भी पालन किया जाएगा। लिमिटेशन एक्ट 1963 का, इसमें धारा और 6 और 7 में बताया गया है कि वो जब तक बालिग नहीं हो जाता तब तक उस पर लिमिटेशन लागू नहीं होगी, वो रुकी रहेगी, स्थगित रहेगी। जैसे ही बालिग होगा उसकी लिमिटेशन चालू हो जाएगी 3 वर्ष की। इसी प्रकार से यदि कोई लीगल डिसेबिलिटी है, मानसिक रूप से विकलांग है, मतलब मानसिक रूप से पागल है, जड़ है या न समझे, कोई भी डिसेबिलिटी लीगल जो विधिक है, तो वो जब तक दूर नहीं हो जाती तब तक वो रुका रहेगा, लिमिटेशन उस पर लागू नहीं होगी। लेकिन जैसी उसकी डिसेबिलिटी दूर होगी और पूर्णतः स्वस्थ और तंदुरुस्त हो जाएगा, वैसे ही वो बालिग भी हो जाएगा, उसके बाद ही फिर उसकी ये जो है कि लिमिटेशन इसमें चालू होगी। और वो स्वयं अगर दावा लगाता है तो 3 वर्ष, और यदि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की ओर से भी दावा लगाया जाता है, वो कंडीशंस भी उसमें दी गई हैं जो मैंने अभी आपको अनुच्छेद 60 में बताई थी, तो वो भी तीन वर्ष उसमें लिमिटेशन दी गई। ये आपको ध्यान रखना होगा। धारा 5 का एक हथियार आपके हाथ में मौजूद है। कभी भूलवश, कारणवश, कोई दुर्घटनावश डिले हो जाता है तो आप न्यायालय से धारा 5 के तहत निवेदन कर सकते हैं उस लिमिटेशन को माफ करने का। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको हमें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। कई बार आदेश 22 नियम 4 जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का है, उसमें जो लीगल प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने का, उसमें भी 90 दिन का कुछ प्रावधान दिया गया है। कई बार वो विलंब से पेश कर दिया जाता है, तो लिमिटेशन के आवेदन के बगैर पेश कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकरण मेरे सामने भी देखने में आया था। मेरे वकील साहब जो एक साथी एडवोकेट हैं, उनके द्वारा आवेदन लगा दिया गया था, लेकिन उसके साथ लिमिटेशन का कोई आवेदन नहीं लगाया था, तो न्यायालय ने उनके आवेदन को निरस्त कर दिया। उन्होंने हाई कोर्ट में फिर उसकी अपील पेश की, तो हाई कोर्ट ने उसको वापस रिमांड करा कि इसको गुण दोषों के आधार पर डिसाइड किया जाए। और उन्होंने फिर धारा 5 का आवेदन भी बाद में पेश किया था, जहां तक मुझको बताया था उन्होंने। लेकिन आप धारा 5 का आवेदन साथ में पेश भी करते हैं तो सर ज्यादा बेहतर रहेगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नहीं पेश करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है।
बाद में स्थितियां उलझ भी सकती हैं, हो सकता है कि बाद में आपके आवेदन को स्वीकार किया जाए या ना किया जाए। तो ये प्राइमा फेसी आप उसको साथ में पेश करें। तो ये इस प्रकार से सर मैंने अब आपको दोनों सवालों के जो जवाब दिए हैं वो मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको जो जानकारियां दी हैं बुक के आधार पर दी हैं। अब मैं आपको सर आगे की जो जानकारियां हैं कुछ सरल उदाहरणों के साथ और स्पेसिफिक तरीके से विशिष्ट रूप से मैं ई बुक पीडीएफ के अंदर से आपको आगे की जानकारी दूंगा। उसमें मैंने कुछ सरल उदाहरण भी तैयार किए हुए हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है उस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। तो ई बुक का जो पीडीएफ है उसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। मैं अब आपको आगे की जानकारी उसी में से दूंगा। आइए सर लेट्स गो। जैसा कि आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले संरक्षक पर मतलब गार्जियन पर मुकदमा होगा या जमीन खरीदने वाले पर? ये हमारे व्यूअर्स का सवाल है। यही मैंने वीडियो का टाइटल भी रख लिया और ई बुक का टाइटल भी रख लिया है और उसी के ऊपर मैंने ई बुक भी लिखी हुई है, ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं। और एक और व्यूअर्स का सवाल है वो भी मैंने इसी में लिखा हुआ है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि नाबालिग वयस्क होने के 3 वर्ष के भीतर संपत्ति पर दावा कर सकता है, वो किस प्रकार से किया जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सर मैं आपको बता दूं कि ये तो दावा लगाने की प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई थी वो एक प्रोसीजर है। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो नाबालिग के ऊपर जो फैसला पारित किया के ए शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के निलम्मा 2025 का, इसमें मामले की स्थिति एक तरीके से बिल्कुल नई निकल कर सामने आई है। वो किस प्रकार से कि इसको अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखेंगे और समझेंगे तो इसमें बताया गया है कि नाबालिग को जरूरी नहीं है कि वो दावा लगाए, वो अपने कार्य के द्वारा अपने आचरण के द्वारा भी उसको निरस्त कर सकता है। जैसे कि इस मामले में के शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के निलम्मा 2025 का जो मामला है सर्वोच्च न्यायालय का, इसमें नाबालिग जैसी बालिग हुआ तो उन्होंने उनकी माता के साथ मिलकर संपत्ति को बेच दिया। तो ये भी पर्याप्त बताया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि नामांतरण करवा लिया या उसको बेच दिया या इस प्रकार से आपने जो भी कार्रवाई की तो वो इस प्रकार से वो पहले जो की गई है रजिस्ट्रियां वो अपने आप में अमान्य हो जाएंगी। वो उसको जो है कि जरूरी नहीं कि वो दावा ही अदालत में लगा। ये फैसला इसी मुख्य पॉइंट पर इसमें इस बात को फोकस किया गया है। हम उस फैसले पर भी अभी आगे चर्चा करेंगे। अब ये सर ई बुक हो गई सर जो आपको मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इससे परिचित कराता चलूं सर आपको। विषय सूची है प्रस्तावना एवं कानूनी पृष्ठभूमि। प्रस्तावना एवं कानूनी पृष्ठभूमि से पहले ये दोनों सवालों के जवाब मैंने इसमें लिखे हुए हैं, हम उसी पर चर्चा करेंगे और बाद में आगे बढ़ेंगे। अध्याय 2 में जो इसमें पिता द्वारा नाबालिग संतान के नाम संपत्ति खरीदने की वैधता, लीगलिटी ऑफ परचेज इन माइनर्स नेम। अध्याय 3 में ऑनरशिप एंड लीगल राइट्स ऑफ द माइनर। अध्याय 4 में मैनेजमेंट एंड सेल ऑफ माइनर्स प्रॉपर्टी। अध्याय 5 में राइट्स आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। और अध्याय 6 में कंक्लूजन एंड प्रैक्टिकल गाइडेंस और एनेक्सर्स इसमें लिखे हैं। और डिस्क्लेमर भी सर इसमें मेरे द्वारा दे दी गई है, प्रस्तावना भी इसमें लिख दी गई है। अब हम इसमें आते हैं, हमारा जो व्यूवर्स नंबर 1 का जो सवाल था जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में तो आपको बता दिया, लेकिन अब मैं आपको खास तौर से इसमें स्पेशल तौर से आपको इसमें से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि नाबालिग की जमीन बिक्री करने पर मुकदमा, नाबालिग की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या जमीन खरीदने वाले पर? तो वैसे तो सर नाबालिग की संपत्ति बेचने में ही कानून में रोक लगाई गई है। कानून में निषिद्ध है, निषिद्ध है मतलब रोक है। और ये रोक कहाँ पर दी गई है? ये रोक दी गई है, जो रोका गया है उसको, ये धारा 8 जो है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के अनुसार इसमें बताया गया है कि संरक्षक नाबालिग की अचल संपत्ति को केवल न्यायालय की पूर्व अनुमति से ही बेच सकता है, प्रियर परमिशन ऑफ द कोर्ट, उसी से बेच सकता है, उसके अलावा नहीं बेच सकता। ये इसमें कानून में स्पष्ट प्रावधान बताए गए हैं। इसकी सेक्शन 8 की उपधारा 2 जो मैंने अभी आपको पहले बताई थी वो ई बुक के अंदर भी मैंने लिखी हुई है पीडीएफ में, क्योंकि कई व्यूअर्स का कहना रहता है कि सर आप जब भी वीडियो बनाए तो उसका पीडीएफ हमें जरूर उपलब्ध करा दें, तो मैं पीडीएफ बना ही लेता हूं सर आप लोगों के लिए। इसमें जो बताया गया है सेक्शन 8 की उपधारा 2 की उपधारा 1 में कि इसमें बताया गया है कि जो नेचुरल गार्जियन है यदि वो संपत्ति को अदालत की अनुमति के बिना बेच देता है तो ये वाइडेबल ट्रांजैक्शन अमाननीय अनुबंध कहलाता है। वाइडेबल मतलब अमाननीय अनुबंध ये कहलाता है, ये इसमें स्पष्ट बताया है। सेक्शन 8 की उपधारा 3 में बताया है। ये सर जो मैं बता रहा हूँ आपको ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956
में कानून दिया गया, इसमें निषिद्ध किया गया, रोका गया माइनर की संपत्ति को बगैर न्यायालय की अनुमति के बेचने से। और ये के शिवप्पा विरुद्ध के निलंबा 2025 का जो मामला है वो भी इसी बात पे फोकस करता है। उन्होंने तो डायरेक्ट जो नाबालिगों ने बालिग होने के बाद उनकी मां के साथ मिलकर उस संपत्ति को बेचा, तो उसी को आधार मानते हुए पिता के द्वारा जो न्यायालय की अनुमति लिए बगैर संपत्ति को बेच दिया गया था उसको अमान्य माना गया, विधि विरुद्ध माना गया। इसमें सेक्शन 8 की उपधारा 3 में बताया है कि ऐसी बिक्री नाबालिग के अधिकार से चुनौती योग्य वाइडेबल एट द इंस्टेंट ऑफ माइनर होती है। यानी जब नाबालिग बालिग हो जाता है तो वह उस बिक्री को रद्द कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। अब इसमें जो ये तो सर हमारा बेसिक लॉ हो गया। अब हम इसको जो नाबालिग संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, इसी शीर्षक से मैंने मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड किया है। उसमें इस फैसले को जो 2025 का के शिवप्पा वाला मामला, इसको पूर्ण डिटेल के साथ मैंने बताया है। उसी वीडियो के नीचे हमारे एक व्यूअर्स ने कमेंट्स करके कहा था, कृपया निर्णय के बिंदु संख्या 8 को ठीक से समझाएं। नाबालिग वयस्क होने के 3 वर्ष के भीतर संपत्ति पर दावा कर सकता है। तो इसका उत्तर सर मैंने इसी पीडीएफ में लिखा है कि धारा 6, 8 और अनुच्छेद 60 लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति नाबालिग अवस्था में है और उसकी संपत्ति गार्जियन ने बेच दी है तो वह नाबालिग बालिग होने के बाद 3 वर्ष के भीतर उस विक्रय को चुनौती दे सकता है। यदि लिमिटेशन की अवधि बालिग होने यानी यानी ये समझने वाली बात है कि लिमिटेशन की अवधि बालिग होने के दिन से शुरू होती है, ना कि बिक्री की तारीख से। सेल डीड जिस दिन हुई है उस दिन से लिमिटेशन चालू नहीं होगी, नाबालिग के बालिग होने से होगी चालू। यदि वह व्यक्ति 3 वर्ष के भीतर मुकदमा दायर नहीं करता तो बाद में उसका दावा समय सीमा के बाहर टाइम बार्ड माना जाएगा। यह सर आपके सवाल का जवाब हो गया, जो मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख भी दिया है, आप इसको देख भी सकते हैं। इसमें मैंने आपको ऐसे भी बता दिया। अब हमारा जो अगला मामला बनता है दूसरे वर्ष का सवाल का, कि अब मुकदमा किस पर होगा यदि संरक्षक ने बिना अनुमति बेची है। नंबर एक चीज हम समझ लेते हैं कि मुकदमा संरक्षक पर भी चलेगा क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है, गार्जियन ने, क्योंकि कानून बन चुका है। और जो मैंने अभी आपको बताया कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 8 की उपधारा 2 की उपधारा 1 में ये बिल्कुल कानून बना दिया गया है कि नेचुरल गार्जियन अदालत की अनुमति के बिना संपत्ति को नहीं बेच सकता। यदि बेचता है तो वाइडेबल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। अब यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो कानून में जिस चीज को रोका गया है, यदि आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो वो विधि विरुद्ध आचरण माना जाता है। तो यदि उसने उल्लंघन कर दिया तब क्या होगा, तो जमीन खरीदने वाला भी दोषी माना जाएगा, क्योंकि उसे यह जांच करनी चाहिए थी कि बिक्री वैध है या नहीं, यानी कोर्ट की अनुमति ली गई थी या नहीं। ये खरीदार की भी जिम्मेदारी है कि इस बात को जांचे और पूछे उस विक्रेता से कि भैया माइनर की प्रॉपर्टी है तो आपने अदालत से अनुमति ली या नहीं, अगर लिए तो हमें बताएं। और यदि वो अनुमति नहीं बताता है तो आप उसको खरीदने से मना कर दें। क्यों? क्योंकि आपका पैसा डूब जाएगा सर। यदि प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, प्रॉपर्टी 1 अरब रुपए की है, आपने बिना देखे भले 1 अरब रुपया उसको दे दिया, प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, सब रजिस्ट्री वजिस्ट्री आपने करवा ली और आपने कब्जा ले लिया। इधर बालिग हुआ वो व्यक्ति, बच्चा, और उसने दावा किया तो अदालत उसको शून्य शून्य ही है, वो तो विधि विरुद्ध रजिस्ट्री हुई सर वो तो, और माइनर को अदालत के द्वारा वापस प्राप्त हो जाएगी, आपका तो पैसा गया सर। फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि आप एक बोनाफाइड परचेसर थे, आपने सारी जांच पड़ताल करने के बाद खरीदा था, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपका पैसा उससे दिलवाया जाए। फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई सर आपको लड़ना होगी, और जो कि जरूरी नहीं है, क्योंकि कानून में तो लिखा ही है कि विधि विरुद्ध है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको जांच पड़ताल के खरीदें। इसलिए मुकदमा इसलिए जांच करनी थी कि बिक्री वैध है या नहीं, यानी कोर्ट की अनुमति ली गई थी या नहीं। इसलिए मुकदमा दोनों पर हो सकता है, संरक्षक पर और खरीदार पर। सेलर मतलब गार्जियन और परचेसर दोनों पर सर मुकदमा हो सकता है। तो मुकदमा कौन कैसे होगा ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें जो रेमेडी होगी, हमारा उपाय क्या होगा कि नाबालिग बालिग होने के बाद सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है, डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, यह कहते हुए कि यह बिक्री बिना अनुमति हुई था, इसको रद्द किया जाए। धारा 31 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के अंदर कोर्ट से रद्दीकरण की डिक्री मांगी जाती है, कैंसिलेशन की। यदि धोखाधड़ी या फर्जीवाड़ा हुआ है तो आईपीसी की धारा 420, 468, 471 के तहत आपराधिक मामला भी बन सकता है। ये एक जांच का विषय है कि वास्तव में ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है या नहीं। ये जांच आप रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जांच के बाद अगर पाया जाता है कि वास्तव में इसमें धोखाधड़ी हुई है तो ये मुकदमा भी पंजीबद्ध हो सकता है।
और आईपीसी को परिवर्तित करके सर बीएनएस 2023 कर दिया गया है। तो उसी में जो धाराएं परिवर्तित हुई हैं उसमें 420 आईपीसी जो है धोखाधड़ी, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इन डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, तो इसको धारा 368 318 बीएनएस कर दिया गया है कि धोखाधड़ी द्वारा संपत्ति प्राप्त करना। 468 आईपीसी 336 हो गई है सर धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से जालसाजी करना। और इसी प्रकार से 471 338 हो गई है। ऐसे चेंजेस हो गए उसमें, तो ये इसको भी लिखा 7-7 साल की सजाएं भी है सर इसमें, लेकिन ये जांच के बाद तय होगा कि वास्तव में ऐसा हुआ है कि नहीं। तो इसमें जो निष्कर्ष सर हमारे सामने निकल कर आता है, मैं उस निष्कर्ष को आपको बता देता हूँ कि यदि नाबालिग की जमीन की बिक्री में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज या गलत घोषणा हुई है तो गार्जियन और खरीदार दोनों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318, 336 और 338 के तहत आपराधिक अभियोजन चलाया जा सकता है। चलाया जाएगा ही नहीं सर, ये जरूरी नहीं है, चलाया जा सकता है। ये जांच के आधार पर डिसाइड होगा। आप जब आवेदन देंगे और थाना प्रभारी महोदय और जो अनुसंधानकर्ता अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरी जांच की जाएगी और फिर पाया जाता है कि हाँ, वास्तव में ये इस परिधि में, इस श्रेणी में आता है, तब ये मुकदमा उस प्रकार से उन पर दर्ज किया जाएगा। तो इसमें जो निष्कर्ष है सर वो भी मैंने लिखा हुआ है, और इसमें लिमिटेशन एक्ट 1963 को भी मैंने लिखा हुआ है पीडीएफ में, क्योंकि हमारे दोनों व्यूअर्स का सवाल लगभग लिमिटेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो सेक्शन 6 इफेक्ट ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिग से विकलांग, नाबालिग से विकलांग या किसी में है तो लिमिटेशन की अवधि विकलांगता समाप्त होने तक होती है, मतलब तब तक रुकी रहती है, सस्पेंड रहती है। मानसिक रूप कानूनी विकलांगता अवधि विकलांगता की अवधि इसके होने तक स्थगित रहती है। 8 में भी बताया है कि 6 और 7 के तहत कानूनी विकलांगता के कारण समय सीमा स्थगित रहती है। 8 यह सुनिश्चित करती है कि प्रीएम्पशन के अधिकारों को लागू करने के लिए दायर किए गए मुकदमे पर धारा 6 या 7 का प्रावधान लागू नहीं होगा। किसी भी मुकदमे आवेदन की समय सीमा विकलांगता समाप्त होने या प्रभावित व्यक्ति की मृत्यु के 3 वर्षों से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आर्टिकल 7 में है माइनर या लीगल डिसेबिलिटी में रहने वाले व्यक्ति के अधिकार पर दावा करने की अवधि बालिग होने के बाद 3 वर्ष होती है। यदि नाबालिग संपत्ति पर स्वामित्व या कब्जे का दावा करना चाहता है तो 12 वर्ष की अवधि लागू होती है। यानी ऑनरशिप एंड पोजेशन से संबंधित मुकदमे में नाबालिग बालिग होने के दिन से 12 वर्ष के भीतर दावा कर सकता है। एक सरल उदाहरण को हम देख लेते हैं सर इसमें। ये उदाहरण से हमें समझने में बड़ी सहायता मिलती है कि रामू 16 वर्ष का एक लड़का है, उसके पिता ने उसकी जमीन को बेच दिया। रामू 18 साल का हो जाता है, बालिग हो जाता है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 के तहत जैसे ही कोई व्यक्ति 18 वर्ष का होता है तो उसे बालिग मान लिया जाता है। अब लिमिटेशन एक्ट का जो आर्टिकल 60 है उसके अनुसार रामू के पास 3 वर्ष की अवधि है या विक्रय रद्द करने के लिए, जो उसके पिता के द्वारा किया गया है। यदि 3 वर्ष के भीतर रामू ने कोई कदम नहीं उठाया तो उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा। दावा लेकर भी जाएगा तो चलने योग्य नहीं होगा। जब चलने योग्य नहीं होगा तो जब अदालत ही एक ऐसी जगह है जहां से आपको न्याय मिल सकता है, अधिकार मिल सकते हैं, जब आपका वहीं से अधिकार खत्म हो गया तो जाहिर सी बात है कि जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है वो इसका स्थायी रूप से मालिक हो गया। तो आपको इस बात की सचेतता और जागरूकता रखना बेहद जरूरी है। उदाहरण 2 है सर स्वामित्व और कब्जे का। ये लिमिटेशन एक्ट 1963 की अनुच्छेद 65 पर आधारित है कि रामू की जमीन पर कोई अन्य व्यक्ति कब्जा कर लेता है। रामू बालिग होने के बाद अपने स्वामित्व पर दावा करना चाहता है। लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 65 के अनुसार रामू के पास 12 वर्ष की अवधि है दावा करने के लिए, यानी स्वामित्व कब्जा संबंधी मामलों में समय सीमा लंबी है। और उधर जो ट्रांसफर है उसको शून्य कराने में 3 वर्ष है। अंतिम जो निष्कर्ष है सर वो ये है कि नाबालिग बालिग होने पर 2 तरह के अधिकार पा सकता है। नंबर 1 है विक्रय आबलिक संपत्ति रद्द करना 3 वर्ष के अंदर। दूसरा है स्वामित्व या कब्जे का दावा 12 वर्ष के अंदर। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आम लोगों में अक्सर 3 वर्ष और 12 वर्ष को लेकर भ्रम होता है। तो वो भ्रम सर मैंने आपका दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रमुख निर्णय हैं के एच शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती नीलम्मा 7 अक्टूबर 2025 का, इसमें जो बताया गया है इसका एक शार्ट में मैंने निष्कर्ष लिखा है कि यदि किसी नाबालिग की अचल संपत्ति को उसके संरक्षक ने न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना बेचा हो, यानी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 823 का उल्लंघन हुआ हो, तो उस बिक्री को वाइडेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर माना जाएगा। नाबालिग नंबर दूसरे में, नाबालिग जब बालिग हो जाता है, जैसे कि 18 वर्ष पार कर लेता है,
तो उसे यह अनिवार्य नहीं है कि वह एक पृथक नागरिक मुकदमा दायर करे। इसे खारिज करने के लिए उसकी साफ साफ क्रिया, अनइक्वल कंडक्ट, जैसे खुद उस संपत्ति को बेचना, नामांतरण कराना आदि के द्वारा भी यह माना जा सकता है कि उसने बिक्री को अस्वीकार कर लिया है। खरीदार पक्ष को यह ध्यान रखना होगा कि वह ऐसी संपत्ति ले रहा है जहां नाबालिग का हित हो सकता है और जहां अनुमति स्थिति स्पष्ट न हो। यदि उसने पर्याप्त परिश्रम नहीं किया हो तो उसके विरुद्ध दायित्व उसी पर आएगा वर्णनापूर्व। इस निर्णय ने उसे भी रेखांकित किया है। इस प्रकार मुख्यतः संरक्षक पर दोष स्थापित होता है कि उसने अनुमति प्रक्रिया का पालन नहीं किया, लेकिन खरीदार पर भी दायित्व संभव है, विशेषकर जब लेन देन की स्थिति संदिग्ध हो। निर्णय ने स्पष्ट किया है कि केवल निष्क्रिय रहने की स्थिति नहीं है, नाबालिग को क्रिया द्वारा, मतलब वो क्रिया जैसे बालिग होते थे उन्होंने बेच दी कि जो है कि मामला जो अभी मैंने आपको बताया था सर आपको के एस शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के नीलम्मा 2025 बालिग हुए, माँ के साथ मिलकर बेच दी। ये उन्होंने वर्क किया, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे रहे। अब यदि ये नहीं बेचते, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहते और 3 वर्ष की अवधि निकाल देते और 3 वर्ष की अवधि के बाद फिर अदालत में दावा लेकर आते हैं, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 60 के तहत वो दावा लिमिटेशन बाह्य होता। इन्होंने जो भी काम करना था 3 वर्ष के अंदर ही कर लिया, तुरंत बालिग होते ही कर लिया, तो उनके ऊपर कोई मामला ही नहीं बना। अब यदि वो ऐसा नहीं करते तो 3 वर्ष के भीतर दावा भी लेकर आते, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने अब फैसला दे ही दिया है, तो ये जो फैसले में जो फैक्ट और तथ्य दिए गए हैं, यदि आपका मामला इसी से संबंधित है, इसी प्रकार आपके फैक्ट और तथ्य हैं, तो आपके केस पर भी लागू होगा। ये शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के नीलम्मा 2025 का जो अभी लेटेस्ट फैसला है, तो इसके प्रावधान जो इसमें फैक्ट दिए गए हैं वो आपके प्रकरण पर भी लागू होंगे। यदि आपका भी मामला इसी प्रकार से इन्हीं फैक्ट और तथ्यों से संबंधित है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। तो इसमें जो आगे बताया गया है कि मुख्य निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है और लागू के हिसाब से दृष्टिकोण जो है कि संरक्षक ने बिना अनुमति बिक्री की है तो उस बिक्री को नाबालिग पक्ष जब बालिग हो जाए खारिज कर सकता है, चाहे उसने मुकदमा दायर किया हो या ना किया हो। बस क्रिया द्वारा खारिजीकरण होना चाहिए, मतलब उसने अपने वर्क और आचरण से बेच दी, दोबारा बालिग होने पर बेच दी माँ के साथ मिलकर, तो ये उसको मान लिया गया। यदि बिक्री के बाद नाबालिग पक्ष ने खुद या उसके माध्यम से हस्तांतरण किया है तो यह क्रिया द्वारा खारिजीकरण के तहत मान्य होगा। खरीदार पक्ष को जांचना होगा कि अनुमति ली गई है या नहीं, यदि नहीं तो उसकी स्थिति जोखिम में हो सकती है। तो इस प्रकार से ये मामला हुआ है सर इसमें, और ये आप देख रहे हैं के शिवप्पा बनाम श्रीमती नीलम्मा 7 अक्टूबर का फैसला है। इसमें मैंने इसको लिखा भी है, पूरे फैक्ट इसमें मैंने दर्शाए, कुछ कुछ खास पैरा को मैंने इसमें लिखा है। ये शामनूर गांव के वडेरा हल्ली बसप्पा के पुत्र महादेवप्पा 42 फीट 42 बाय 30 फीट और 41.5 बाय 30 फीट आकार के भूखंडों के मालिक थे, जिन्होंने सर्वेक्षण संख्या 113/2 और 114/1 से काटा गया था। इन राजस्व स्थलों को क्रमशः भूखंड क्रमांक 56 और भूखंड क्रमांक 57 के रूप में वर्णित किया गया था। उपरोक्त भूखंड 56 और 57 रुदप्पा द्वारा 15/9/1971 को अपने 3 नाबालिग पुत्रों महारुदप्पा के नाम पर जो है कि खरीदे गए थे, और बसप्पा और मुगेशप्पा इस प्रकार तीनों नाबालिग उपरोक्त दोनों भूखंडों के मालिक बन गए थे। तीनों नाबालिगों के पिता जो अभिभावक थे रुदप्पा ने 2 प्लाटों में से 56 और 57 को दोनों को बेच दिया था सर न्यायालय की अनुमति लिए बगैर। पूरे फैक्ट इसमें आगे दिए गए, मैं अंत का आपको बता देता हूँ। इसमें इसमें जो ट्रायल कोर्ट का मामला है, ये जो भी है लास्ट में जो न्यायालय ने निर्णय दिया था कि शिवप्पा द्वारा दायर द्वितीय अपील को उच्च न्यायालय ने दिनांक 19/3/2023 के निर्णय और आदेश द्वारा इस तर्क के साथ खारिज कर दिया कि चूंकि नाबालिगों द्वारा वयस्क होने पर पूर्व विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए कोई वाद दायर नहीं किया गया था, इसलिए उनके प्राकृतिक अभिभावक द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख अंतिम रूप ले चुका है। इस प्रकार वादी श्रीमती ने नीलप्पा प्लाट संख्या को वैध स्वामित्व धारक माना। मामला चलते चलते आगे बढ़ा सर, सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। तो प्रथम अपीली न्यायालय ने जो 30 जून 2005 के निर्णय और आदेश को उन्होंने रद्द कर दिया तथा ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बहाल कर दिया, ताकि वाद पर निर्णय किया जा सके। इसके जो फैक्ट हैं सर, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी मैं आपको बता दूं, ये मैंने नीचे लिखी हुई है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का ही निष्कर्ष बता देता हूं सर मैं, इसमें पूरे फैक्ट भी हैं। मैं इस पे स्पेशल वीडियो सर बना चुका हूं ऑलरेडी, इसलिए अब आवश्यकता नहीं है कि मैं इसके फैक्ट को पूरे बारीकी के साथ आपको पूरी घटना बताऊं। मैं सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का जो निष्कर्ष इसमें मेरे द्वारा निकाल कर लिखा गया है
वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे द्वारा मतलब उसी उसी साइटेशन में से कि इसमें जो मुख्य प्रश्न था कि क्या नाबालिग को वयस्क होने पर पिता या संरक्षक द्वारा की गई बिक्री रद्द करने के लिए कोर्ट में अलग से मुकदमा दायर करना आवश्यक है, या वह अपनी व्यवहारिक क्रिया कंडक्ट से भी ऐसा कर सकता है। तो इसमें जो निर्णय दिया गया उसका सार ये है कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के सेक्शन 8 के अनुसार संरक्षक बिना कोर्ट की अनुमति के नाबालिग की संपत्ति नहीं बेच सकता। ऐसा लेन देन वाइडेबल होता है, ना कि वाइड। नाबालिग वयस्क होने पर इस लेन देन को या तो सिविल सूट दायर करके या साफ साफ कार्रवाई करके रद्द कर सकता है, ये इसमें बताया गया है। वाइडेबल ट्रांजेक्शन को कैसे रद्द किया जा सकता है? नाबालिग वयस्क होने पर खुद संपत्ति बेचकर या हस्तांतरण करवाकर पूर्ण लेन देन को रद्द कर सकता है। कोर्ट में अलग से मुकदमा जरूरी नहीं है अगर वह स्पष्ट व्यवहारिक क्रिया से साबित होता है। इस मामले में नाबालिगों ने वयस्क होने पर प्लाट नंबर 57 को के शिवप्पा को बेचा। इससे पिता द्वारा की गई बिक्री स्वतः रद्द मानी गई और श्रीमती के निलंबक का दावा असफल माना गया क्योंकि उसने विक्रेता कृष्णोजी राव का वैध टाइटल साबित नहीं किया। तो इसमें अंत में सर जो निष्कर्ष निकल के आया कि नाबालिग की संपत्ति पर संरक्षक द्वारा किया गया विक्रय या हस्तांतरण बिना कोर्ट अनुमति के वाइडेबल है। वयस्क होने पर नाबालिग सिविल सूट दायर करके या अपनी स्पष्ट क्रिया से इसे रद्द कर सकता है। कोर्ट में अलग से मुकदमा दायर करना हमेशा जरूरी नहीं है। तो ये सारी चीजें सर इसमें बताई गई हैं और इसको मैंने इंग्लिश में भी इसमें प्रिंट किया हुआ है, लिखा हुआ है इसमें मैंने। और प्रस्तावना है फिर इसमें इंट्रोडक्शन एंड लीगल बैकग्राउंड, उसमें माइनर की परिभाषा सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 की धारा 3 में जो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताई थी वो पूरा इसमें बताया गया है। और प्राकृतिक अभिभावक के रूप में भूमिका सेक्शन 6 में बताया है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की इसके बारे में पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। धाराओं की भी डिटेल इसमें लिखी हुई है और ये सारी डिटेल आप देख रहे हैं अध्याय 2 में जो है पिता द्वारा नाबालिग संतान के नाम संपत्ति खरीदने की वैधता खरीद सकता है सर, बिल्कुल। अनु नाबालिग के नाम से अनुबंध भी किया जा सकता है उसकी ओर से गार्जियन के द्वारा, उसका भी पालन करवाया जा सकता है, वो नाबालिग के हित में होना चाहिए। इस पे भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के साथ बनाया है मैंने, 1981 का है। श्री मानिक चंद करके वो फैसला है, उसी पे मैंने बेसिक ग्राउंड पे बनाया है। और स्वामित्व और अधिकार नाबालिग के नाम रजिस्ट्री होने पर असली मालिक कौन होता है? नाबालिग होता है सर, बिल्कुल नाबालिग होता है। क्यों? क्योंकि भले ही पैसा पिता ने दिया हो लेकिन वो बालिग होने के बाद वो उसका पूर्ण मालिक होगा, अख्तियार होगा उसको बेचने का। लेकिन जब तक वो नाबालिग रहता है तब तक सिर्फ पिता उसका एक गार्जियन और उसकी देखभाल कर सकता है संपत्ति की, उसको बेच नहीं सकता बगैर न्यायालय की अनुमति के। ये सभी चीजें सर इसमें लिखी गई हैं। और सेक्शन 11 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की है उसमें बताया गया है कि नाबालिग व्यक्ति अनुबंध करने में अयोग्य होता है। एक बड़ा ही फेमस केस है सर, काफी साल पुराना, मोहरी बीबी विरुद्ध धर्मदास घोष 1903 30 CAL 539 PC। इसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि नाबालिग द्वारा किया गया कोई अनुबंध शून्य होता है। पिता का अधिकार संरक्षक बनाम स्वामी को संरक्षक का होता है, पूरी डिटेल इसमें लिखी हुई है। इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 122 और 123 के बारे में बताया गया है। 122 में है कि यदि पिता नाबालिग के नाम संपत्ति दान के रूप में रजिस्टर्ड करता है और उसकी स्वीकृति नाबालिग की ओर से पिता संरक्षक के रूप में दी जाती है तो वह कानूनी रूप से वैध होती है। ऐसी संपत्ति का स्वामित्व पूर्णतः नाबालिग के पास होता है। और ट्रांसफर के तरीके बताए गए 100 और धारा 6 में भी इसमें लिखा गया है पूरी डिटेल में सर, मैंने आप देख रहे हैं यही बुक में से। क्या पिता संपत्ति अपने नाम वापस करा सकता है? एक बार संपत्ति नाबालिग के नाम रजिस्टर हो जाने के बाद वह नाबालिग की कानूनी संपत्ति लीगल प्रॉपर्टी बन जाती है। पिता केवल उसका संरक्षक होता, मालिक नहीं, इसलिए वह अपने नाम वापस रजिस्ट्री नहीं करा सकता जब तक कि कोर्ट से नाबालिग के हित में इसकी अनुमति न मिल जाए, ये बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक और है कि बालकृष्ण विरुद्ध के कमलम 2003 का है कि वंस द प्रॉपर्टी इज परचेस इन द नेम ऑफ अ माइनर द बेनिफिशियरी ओनरशिप वेट्स इन द माइनर द फादर कैन नॉट क्लेम इट बैक एज द हिज ऑन प्रॉपर्टी। उदाहरण इसमें दिया हुआ है सर कि यदि पिता ने अपनी आय से पुत्र के नाम जमीन खरीदी और रजिस्ट्री पूरी हो गई तो बाद में यह कहना है कि पैसे मेरे थे इसलिए मेरी भूमि है, बेनामी कानून और संरक्षकता कानून दोनों के तहत अस्वीकार है। कोर्ट इस संपत्ति को सिर्फ बच्चे की संपत्ति ही मानता है, ये इसमें बताया गया है। इसी प्रकार से नाबालिग की संपत्ति का प्रबंधन और बिक्री अध्याय 4 में है। ये जो फैसला है मानिक चंद एवं अन्य बनाम रामचंद्र सन ऑफ
चोरी राज 8 मई 1980 का ये सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला सर उसी पर आधारित है जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो निष्कर्ष है कि नाबालिग के नाम से अनुबंध किया जा सकता है। क्या संरक्षक द्वारा नाबालिग की ओर से किया गया संपत्ति अनुबंध ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार वैध है या नहीं? तो इसको वैध माना गया है यदि वो नाबालिग के हित में किया गया और नाबालिग के ऊपर कोई बर्डन नहीं आना चाहिए, बोझ वाला नहीं होना चाहिए वो, क्योंकि बोझ वाला एग्रीमेंट स्वीकार नहीं माना जाएगा, चाहे दान हो या एग्रीमेंट हो। ये पूरी डिटेल सर इसमें लिखी है, नाबालिग के बालिग होने पर अधिकार और दावे क्या होंगे उसके। ये मैंने और भी अतिरिक्त जानकारी, निष्कर्ष, सावधानियां, व्यवहारिक सुझाव सुझाव जहां तक मुझसे बन सकता था, जो चीज आपके लिए उपयोगी हो सकती थी इसी मामले से रिलेटेड, उन सबको एक ही जगह कलेक्शन करने की कोशिश की है। अध्याय 6 में है कि नाबालिग के अभिभावक द्वारा संपत्ति खरीद पर अपील, ये सभी चीजें सर मैंने इसमें लिखी हैं। और अंत में फिर इसका जो है कि नाबालिग संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, ये इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है सर, उसी से संबंधित जो लॉ है और फैसले हैं वो इसमें मैंने लिख दिए हैं शॉर्ट में। जो संत मानिक चंद विरुद्ध रामचंद्र 1981 2 ACC 80 सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि अनुबंध नाबालिग के लाभ के लिए किया गया है तो प्राकृतिक संरक्षक द्वारा किया गया ऐसा अनुबंध वैध है और नाबालिग उसके पालन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मांग कर सकता है कोर्ट में, ये इसमें बताया गया है। और इसी प्रकार से ये जो दूसरा फैसला है अभी मैंने आपको बताया था के शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के निलम्मा, इसमें नाबालिग की संपत्ति पर संरक्षक द्वारा किया गया विक्रय या हस्तांतरण बिना कोर्ट अनुमति के अमान्य वाइडेबल है और नाबालिग वयस्क होने पर इसे रद्द कर सकता है, इसमें बताया गया है। तो ये सभी चीज़ों को सर इस ई बुक के अंदर मैंने कलेक्ट किया है और ये अंत में फिर इसमें समापन है। ये जो मैंने आपको जानकारी दी इसी बुक के अंदर से जानकारी दी है और जानकारी देने का भी मकसद मेरा यही है कि जब आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो साथ ही साथ आपने इस पीडीएफ को भी देखा, पीडीएफ के अंदर से ही मैंने आपको जानकारी दी। तो जानकारी देने का मुख्य मकसद यही है कि आप इससे भली भांति देख लें, सुन लें, समझ लें और उसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तभी आप इसको परचेस करें। 199 रुपीज़ कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ई बुक डाउनलोड आपको लिखा दिखाई देगा, आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप जैसे ही 199 रुपीज़ का भुगतान करेंगे वैसे ही आपकी ईमेल आईडी पर आपको मैसेज डाउनलोड का प्राप्त होगा। आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर ये डाउनलोड हो जाएगी, आप इसको आपके स्मार्टफोन पर, कंप्यूटर पर भी डाउनलोड करके आप वहां पर पढ़ सकते हैं। वैसे तो अमूमन 100% भुगतान करने के बाद मैसेज तुरंत पहुंच जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ टेक्निकल त्रुटि के कारण हो सकता है कि आपके पास मैसेज ना पहुंच पाए। तो आप चिंता ना करें सर, आपने जो भुगतान किया है उसका स्क्रीनशॉट खींचकर आप मेरी ईमेल आईडी पर भेज दें, तो मैं आपकी ईमेल आईडी पर ही उसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन आप आपका जो स्क्रीनशॉट है वो ज़रूर सेंड करें, क्योंकि उसमें उस बुक का नाम भी लिखा रहता है और पेमेंट करने की डिटेल भी लिखी रहती है, उसको मैं मेरे इसमें रिकॉर्ड से मैच कर लेता हूँ ताकि मुझको आसानी हो जाती है कि आपको उसका पीडीएफ निकाल कर मैं सेंड कर सकूं। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको दो टॉपिकों पर जानकारी दी है कि नाबालिग की ज़मीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या ज़मीन खरीदने वाले पर, तो इसमें दोनों पर मुकदमा होगा सर, बेचने वाले पर भी और खरीदने वाले पर भी दावा जो लगेगा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 31 के तहत। इसमें कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड मतलब लिखतों के रद्दकरण के बारे में स्पेशली प्रावधान इसमें दिए गए हैं। आप दावा पेश करेंगे और रद्द करने का दावा लगेगा, दावा आपको साबित करना होगा, लेकिन ये तो प्रोसीजर हो गई सर जो उसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो दिया हुआ है प्रावधान उसकी धारा 31 में। लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने एक नया ही रास्ता खोल दिया है कि आपको अदालत भी अब जाने की जरूरत नहीं है कि शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के निलंबा 2025 में आप डायरेक्ट ही उस पर नामांकन करवा लें। सपोज करें कि आपने जमीन बेची है, सॉरी आपके गार्जियन ने या पिता ने न्यायालय से अनुमति लिए बगैर उसको बेच दिया, सामने वाले ने उसकी रजिस्ट्री करवा ली, उसको खरीद लिया, नामांतरण करा लिया, तो आप वहां पर जाके उसके नामांतरण को निरस्त करवा के आप आपका नामांतरण करवा लें। इस तरीके से भी उसका कैंसिलेशन हो गया। या आप उसको रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के जरिए आप बेच दें, तब भी वो पहले वाली रजिस्ट्रियों का कैंसिलेशन हो गया। जरूरी नहीं कि आप अदालत में आइए, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में गाइडलाइन दी गई है, ये इसमें बताया गया है, उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ।
और जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर तो सर ये ही है जो बेसिक ग्राउंड में लिखा हुआ है वो तो बेसिक लॉ है ही मौजूद सर। तो उससे तो हम हटकर कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। कानून से तो सभी बंधे हुए हैं, जो भी कानून का उल्लंघन करता है तो वो विधि विरुद्ध कार्य ही माना जाता है, चाहे वो नाबालिग की संपत्ति को न्यायालय की अनुमति लिए बगैर ही बेच देना हो, या धोखाधड़ी या कपट किया हो। तो वो सारे कानूनी प्रावधान दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में सर मैंने आपको जो है कि इंडियन माइजॉरिटी एक्ट 1875 की सेक्शन 3 पर भी जानकारी दे दी, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 की धारा 8 पर भी जानकारी दे दी, लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 60 और 65 पर भी जानकारी दे दी, धारा 6 और 7 पर भी जानकारी आपको दे दी। तो इसी प्रकार से जो है कि और सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है के शिवप्पा विरुद्ध नीलिमा, इस पर भी मैंने आपको जानकारी दे दी। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।